और सत्याग्रह में बात अब विस्तार से करेंगे। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया संचालक मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने अभद्र ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मनीष जगन अग्रवाल के पास समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया का अधिकृत ट्विटर हैंडल की जिम्मेदारी है, लेकिन मनीष पर सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणी का आरोप है। मनीष जगन पर अभद्र टिप्पणी के 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं पर आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। इसमें बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत ने भी एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने जान से मारने और बलात्कार की धमकी मिलने की शिकायत की है। जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं, उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। गिरफ्तारी के बाद मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ में पुलिस मुख्यालय ले जाया गया, लेकिन पहले मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से नाराज अखिलेश यादव समेत तमाम नेता भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए और फिर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया और वहां उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ डाला। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पर पहुंच गए। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी पर सपा के ट्विटर हैंडल से गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मनीष की रिहाई की मांग की गई। इसके थोड़ी ही देर बाद अखिलेश यादव खुद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस मुख्यालय जा पहुंचे। सपा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जिस वक्त सपा अध्यक्ष पुलिस मुख्यालय पहुंचे उस वक्त वहां पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके बाद अखिलेश यादव सपा नेताओं के साथ पुलिस मुख्यालय के अंदर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने अखिलेश यादव से बातचीत की कोशिश की और अखिलेश यादव के लिए चाय मंगवाई, लेकिन अखिलेश यादव ने चाय लेने से इनकार कर दिया। मनीष जगन अग्रवाल की ओर से सपा के ट्विटर हैंडल से लगातार अभद्र और आपत्तिजनक ट्वीट किए जा रहे थे, फिर भी अखिलेश यादव और सपा के अन्य नेता हमेशा मनीष जगन अग्रवाल के आपत्तिजनक ट्वीट पर मौन साधे रहे। लेकिन अब पूरी पार्टी मनीष के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में उतर आई है। सपा के सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में पुलिस मुख्यालय में हुए सियासी ड्रामे के बाद अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए जेल पहुंच गए, जिसके बाद भाजपा नेता संगीत सोम ने अखिलेश यादव पर बलात्कारियों की मदद करने का आरोप लगाया। सेमी बलात्कारी के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। उनकी सरकार थी तो कितने बलात्कारियों की मदद उन लोगों ने की होगी, कितने बलात्कारियों को उन्होंने छुड़वाया होगा। इसी बीच मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से भाजयुमो नेता ऋचा राजपूत के पुराने ट्वीट शेयर करते हुए भाजपा से ऋचा राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और अखिलेश यादव ने इसे सोशल मीडिया पर अभद्रता के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की उन्हें भी शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना चाहिए, इसका भी ज्ञान देना चाहिए। वहीं मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि किसी ठोस प्रमाण के बिना पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन अखिलेश यादव इस मुद्दे पर बातचीत भी कर सकते थे। जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है किसी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं करती है। दोनों ही दल एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर पहले बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं। इन दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। यूपी सरकार भी दमखम के साथ इसे सफल बनाने में जुटी हुई है। यही वजह है कि देश विदेश में इसको लेकर सरकार ने ताकत झोंक दी है। खुद मुख्यमंत्री भी मुंबई दौरा करके वापस लौटे और अब बाकी मंत्रियों की टीम अलग अलग शहरों में निवेश पर फोकस कर रही है। दावा है यूपी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने में जुटी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है और पूरी तरीके से हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल यूपी के औद्योगिक रफ्तार को बढ़ाने के लिए 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। मुंबई समेत 7 शहरों में रोड शो से पहले टीम यूपी 16 देशों में भी गई थी और इस टीम ने 16 देशों से यूपी के लिए 7.12 लाख करोड़ का निवेश जुटाया था। बाद में फिर सीएम योगी भी 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर पहुंचे और मुकेश अंबानी समेत उद्योग जगत के तमाम दिग्गजों से मुलाकात की। साथ ही फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड सितारों से भी चर्चा की और करीब 5 लाख करोड़ का निवेश जुटाया। अब कल चेन्नई में मंत्री सुरेश खन्ना, असीम अरुण और नितिन अग्रवाल निवेशकों से मुलाकात करेंगे। बाद में 13 जनवरी को नई दिल्ली, 16 जनवरी को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में टीम निवेशकों से मिलेगी। फिर 18 जनवरी को हैदराबाद, 20 जनवरी को अहमदाबाद और 23 जनवरी को बेंगलुरु में निवेशकों से टीम यूपी मुलाकात करेगी।
2024 चुनाव से पहले यूपी भाजपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ दिन बाद होने वाली बैठक के बाद बदलाव तय माना जा रहा है। दरअसल दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत यूपी भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद प्रदेश संगठन में बदलाव तय है। मकर संक्रांति के बाद यूपी भाजपा का प्रभारी बदला जा सकता है। जनवरी के अंतिम या फरवरी के दूसरे हफ्ते तक घोषणा तय मानी जा रही है। 2020 से अब तक राधा मोहन सिंह भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, जिनके कार्यकाल में योगी सरकार की सत्ता में वापसी हुई और आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत के साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल दिखा। इसके अलावा विधान परिषद चुनाव में भाजपा को 33 सीट दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। आला कमान से नाम पर मोहर लगने के बाद ही ऐलान होगा, लेकिन नए प्रभारी के सामने कई चुनौतियां भी रहेंगी। 2024 चुनाव में यूपी फतेह के लिए शानदार रणनीति, यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दिलाने की कोशिश, हर बूथ पर जीत के लिए रणनीति बनाना, निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, संगठन को मजबूत बनाए रखना, सरकार और संगठन के बीच तालमेल। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नए प्रदेश प्रभारी का नाम लगभग फाइनल है, सिर्फ ऐलान का इंतजार है। लंबे वक्त से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है और उनके लिए जो बच्चे छात्र हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर तय कर दिए हैं। पहली बार यूपी बोर्ड में बारकोड व्यवस्था लागू होगी। इतना ही नहीं, 5 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, जिसके लिए यूपी बोर्ड ने तैयारी कर ली है। यूपी बोर्ड ने इस बार 8,752 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जबकि पिछले साल 2022 में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेकिन परीक्षा को लेकर यूपी बोर्ड में 1760 आपत्तियां आई थी, जिनमें की 140 आपत्तियां सेंटर की दूरी को लेकर थी। यही वजह है कि इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। फरवरी के दूसरे हफ्ते से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। हाई स्कूल की परीक्षा में 31,16,458 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटरमीडिएट में 27,50,871 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इतना ही नहीं, 21 जनवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। पहले चरण में 21 से 28 जनवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, दूसरे चरण में 29 जनवरी से 5 फरवरी के बीच होंगी। साथ ही नकल रोकने के लिए भी यूपी बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। पहली बार कॉपियों के हर पेज पर बारकोड की व्यवस्था लागू होगी। 3.5 करोड़ कॉपियों में बारकोड का प्रयोग होगा। परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग की जाएगी। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासा। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में सरकार एक्शन में है। वहीं अब मामले में बनी संयुक्त कमेटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने सरकार से कहा है कि तत्कालीन यहां से लोगों को हटाया जाए। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आपदा प्रबंधन की कमेटी ने दिए हैं। दरअसल सरकार ने आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने जोशीमठ में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। अभी जो नया क्रैक्स आया है वो एक पानी का धारा निकला है जेपी का कैंपस जो कॉलोनी है उसमें, उस धारा की लाइन में ही ये नए क्रैक्स इस बार डेवलप हुए हैं। और इस बार के जो क्रैक्स हैं कई जगह तो 2-2 फीट वाइड है। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 दिन प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सौंपी गई है। जोशीमठ में रिहायशी इलाकों के साथ साथ मंदिरों में दरारें आ चुकी है और लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। पूरा ही शहर आपदा की चपेट में आ चुका है। जिस हिस्से को सेफ माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जब हम आए तो हमने ग्राउंड पर हकीकत देखी तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी तमाम मकान हैं। ये जो मकान आप इस वक्त देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दूरी से ही कि कैसे जो है ये टेढ़ा हो चुका है। फिलहाल एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को सुझाव दे दिए हैं और हालातों का जायजा खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी ले चुके हैं। ऐसे में रिपोर्ट के आधार पर सरकार को आगे की रणनीति बनाकर फैसला लेना होगा। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहीं अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मामले पर बड़ा बयान दिया है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की तपोस्थली को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर में दरार आ गई है, तो वहीं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार समय पर ध्यान देती तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इधर 2-3 दिन से तो मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है। हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने 2-3 की है। स्वयं कल यहाँ ज्योतिर्मठ आए भी। 1 हफ्ता पहले अगर ये हुआ होता तो हम सुप्रीम कोर्ट ना जाते। वहीं ज्योतिर्मठ पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये वही मठ है जहां शंकराचार्य रहते हैं। बहुत पौराणिक और कई 100 साल वर्ष पुराना जो ज्योतिर्मठ है वहाँ पर भी अब दरारें आ गई हैं। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान भी सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि सरकार को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामरिक दृष्टि से जोशीमठ काफी महत्वपूर्ण है। इससे सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सेंटर हमारा जोशीमठ है। सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
जोशीमठ में लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। मकानों की संख्या बढ़कर 561 से 600 तक पहुंच चुकी है। जोशीमठ संकट पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने मीटिंग कर जानकारी जुटाई है। जोशीमठ संकट पर केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। दिल्ली में पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा समेत अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के बड़े अधिकारी भी जुटे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीएम मिश्रा ने जोशीमठ में आई आपदा पर सारी जानकारी जुटाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन करके पूरी विस्तृत जानकारी ली कि किस तरीके से वहां के हालात हैं और राज्य सरकार किस तरीके से निपट रही है। वहीं अगर बात करें तो केंद्रीय स्तर पर भी आज एक बड़ी बैठक हुई, जहां पे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने ये बैठक ली। वहीं जोशीमठ संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, अभी तक जो नुकसान हुआ है प्रदेश सरकार उसका आकलन भी कर रही है। दरअसल जोशीमठ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी अहम है, क्योंकि जोशीमठ के साथ चीन की सीमा भी लगती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जोशीमठ संकट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। केशरीनाथ त्रिपाठी कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। सुबह 5 बजे उनका प्रयागराज में आवास पर निधन हुआ और शाम को रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। केशरीनाथ त्रिपाठी को आज ही लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कराया जाना था, लेकिन 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार स्पीकर रहे यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी न सिर्फ एक बड़े राजनेता थे, बल्कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। इसके साथ साथ वो संविधान के विशेषज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार थे। केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। पहली बार 1991 से 1993, 1997 से 2002 और मई 2002 से 2004 तक कार्यभार संभाला था। केशरीनाथ त्रिपाठी 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे। इस बीच उनके पास बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। इसके अलावा केशरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत प्रदेश के सभी नेताओं ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां पूर्व गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार को ढांढस बंधाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक राज्यपाल के रूप में सभी दायित्वों का उन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वहीं केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी को अपनी सेवा और बुद्धिमत्ता के लिए सम्मान दिया जाता था। संवैधानिक मामलों के जानकार थे। यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने राज्य के विकास के लिए कठिन मेहनत की। उनके निधन से बहुत दुख हुआ है। उनके परिवार और उनके चाहने वालों के लिए संवेदना। ओम शांति। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के गौरव, हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आदरणीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीएचयू के सुफलाम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद जनसभा में किसानों को संबोधित किया। किसान सम्मान निधि का लागत का 1.5 गुना दाम हो या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था, ये सभी उसके वो हैं। और इस समय तो प्राकृतिक खेती के लिए ही एक नेशनल मिशन तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने कहा कि धरती माता के साथ हो रहा खिलवाड़ हर हाल में बंद होना चाहिए। धरती माता की सेहत को बचाने के लिए कृषि में या फिर बागवानी में हम लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो काफी बड़े पैमाने पर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने मौके पर जाकर गंगा पार बसी टेंट सिटी का जायजा लिया और फिर श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आज ही सीएम योगी के वाराणसी से लखनऊ वापसी का भी कार्यक्रम है। बढ़ती ठंड के साथ गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। यूपी में कई जगह पर ठंड जानलेवा बन गई है।
कड़ाके की ठंड लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। यूपी में पूरब से पश्चिम तक भीषण ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आलम यह है कि वाराणसी में दाह संस्कार के लिए वेटिंग शुरू हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई ठंड अपने रौद्र रूप में है और इस वक्त मणिकर्णिका घाट का दृश्य आपके सामने आप देखें। मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर शवों की बढ़ती हुई जो संख्या है वो जो बढ़ती हुई ठंड है उसके प्रकोप को दर्शा रही है। यहाँ पर शवदाह के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये हालात तब हैं जब मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार के लिए 18 प्लेटफॉर्म है, लेकिन ठंड में बढ़ रहे मौत के मामलों ने यहाँ मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा है? लगभग कितना देर? 1 घंटा। 1 घंटा इंतजार करना। जगह खाली होगा तभी तो लगेगा ना। कितना इंतजार करना? वो बहुत 1 घंटा। दरअसल ठंड के प्रकोप से यूपी समेत देश भर में ठिठुरन बढ़ गई है। इस कड़ाके की ठंड से ब्लड प्रेशर, हार्ट और ब्रेन के मरीजों पर खतरा बढ़ गया है। कुछ इसी तरह कानपुर में एक हफ्ते के अंदर 50 से ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसे में बढ़ती ठंड के साथ साथ खुद को बचाए रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। सुल्तानपुर जिले में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक मां हत्यारी बन गई। मामला सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनौडीह गांव का है, जहां तंत्र मंत्र की वजह से बच्चे की नरबली की खबर मिलने से गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंच गई। जमीन पर बैठी दिख रही इस मंजू नाम की महिला को हिरासत में लिया गया है, जिस पर अपने ही 4 महीने के बेटे की हत्या का आरोप है। एक माँ के द्वारा अपने 4 माह की शिशु की फावड़े से मार के हत्या कर दी गई। महिला पुलिस की हिरासत में है। इस घटना के बारे में गांव के कुछ लोग भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन महिला के बच्चों और गांव वालों ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक तांत्रिक के संपर्क में रहती थी और उसकी मनोकामना पूरी होने के लिए बच्चे की बलि देने को कहा गया, जिस पर महिला ने फावड़े से अपने ही मासूम बच्चे को काट दिया। शुरुआती पूछताछ और जानकारी के अनुसार प्रकरण अंधविश्वास से संबंधित पता चल रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए फावड़े को बरामद कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल परिवहन अब साकार होती नजर आ रही है। आज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज वाराणसी पहुंचा। दरअसल स्विट्जरलैंड के 30 पर्यटकों को लेकर ये विलास क्रूज कोलकाता से काशी आया है। काशी से पहले गंगा विलास क्रूज गाजीपुर में रुका था, जहां सभी सैलानी ने लॉर्ड कांडवीस का मकबरा देखा। यहाँ यात्रियों का जबरदस्त स्वागत किया गया। फिर गाजीपुर से वाराणसी के लिए ये रवाना हो गए। आपको बता दें, काशी में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कोलकाता से लेकर काशी तक का सफर 18 दिनों का था। 13 जनवरी को काशी से असम के डिब्रूगढ़ रवाना होगा। अगले पड़ाव की यात्रा को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। काशी से ये क्रूज बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 50 दिनों की यात्रा में 3200 किलोमीटर का सफर तय होगा। भारत बांग्लादेश की 27 नदियों से होते हुए ये सफर तय होगा। दरअसल क्रूज की ये यात्रा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का अहम हिस्सा है। कैसा है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज? ये क्रूज नदी पर तैरता 5 स्टार होटल जैसा है। क्रूज पर पर्यटकों को लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। क्रूज पर रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, सनडेक जैसी सुविधाएं हैं। क्रूज पर सनबाथ और ओपन डेक की पार्टी भी की जा सकती है। इस क्रूज पर 80 यात्री सफर कर सकते हैं। हालांकि गंगा विलास क्रूज कोरोना महामारी के चलते साल 2020 में नहीं चल सका था, लेकिन अब ये पर्यटन और जलमार्ग के लिहाज से बड़ा कदम साबित हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक नाबालिग लड़की ने एक महिला को गोली मार दी। घटना दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है, जहां शनिवार की शाम करीब 5 बजे 16 साल की एक लड़की ने एक महिला पर पिस्टल से फायर कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले आरोपी लड़की एक युवक के साथ गली में आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि आसपास कहीं और कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा, और जब अपने ठीक पीछे लगे एक कैमरे पर लड़की और उसके साथी की नजर पड़ती है तो दोनों चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लड़की वापस आती है और जेब से पिस्टल निकालकर एक दुकान में घुसने की कोशिश करती है और गोली चला देती है। तभी एक शख्स बाहर निकलकर लड़की को दबोच लेता है। इत्तेफाक की बात जी, मैं मार्केट से आया अपने काम पे से मैं काम पे से आया तो वो ताबड़तोड़ घरवाड़ी के ऊपर गोली चला रही थी। उतर के मैंने उसको जो है जकड़ लिया। मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया। यहाँ पूरा महल्ला इकट्ठा हो रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि गोली चलाने वाली नाबालिग लड़की रेप पीड़िता है और फायरिंग में घायल महिला का बेटा लड़की से रेप के आरोप में जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।